हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का 2025 का एग्जाम पेपर। एग्जैक्टली आपने सही सुना, एम्स का एमएससी नर्सिंग का हम ये पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप पोस्ट बेसिक भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आप इस पेपर को देख सकते हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक के एंट्रेंस एग्जाम में सेम होते हैं और वही पूछे जाते हैं। जैसे कि ओबीजी हो गया, सीएचएन हो गया, सब्जेक्ट सेम होते हैं। तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो चाहते होंगे ये पीडीएफ उनको मिल जाए। मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो इस पेपर में टोटल 90 मिनट दिए गए हैं और टोटल मैक्सिमम मार्क्स 90 का ही है। और इसमें इंस्ट्रक्शन भी लिखे गए हैं कि इस पेपर में टोटल 90 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन का एक नंबर दिया जाएगा और अगर गलत करने पर आपको -1/3, सेम वही फॉर्मेट जिसमें आपका एग्जाम में आता है, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर पेपर 2025 का ही है। सबसे पहला सेक्शन जो आता है हमारा, सेक्शन 1 में ओबीजी यानी कि ऑब्स्टेट्रिक एंड मिडवाइफरी का हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे देखोगे तो हम जितने भी क्वेश्चन है सारे करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप भी 2025 में एमएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक के एंट्रेंस एग्जाम को देने जा रहे हो तो आप देख सकते हैं लास्ट ईयर जो बच्चों ने हमारे नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे रह करके पढ़ाई की थी, आज वो बहुत ही अच्छे अच्छे गवर्नमेंट की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेज से अपने नर्सिंग की पढ़ाई को कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो कि 2026 में आपका भी सिलेक्शन एम्स में हो पैरामेडिकल के लिए, एमएससी नर्सिंग के लिए, पोस्ट बेसिक के लिए, तो फिर आप हमारे इस बैच आरएम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इस आरएम बैच में, ये आरएम बैच पोस्ट बेसिक नर्सिंग एमएससी नर्सिंग दोनों के लिए बनाया गया है। इस आरएम बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, मॉडल पेपर्स मिल जाता है, टेलीग्राम ग्रुप का सपोर्ट मिलता है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको पहला जो टेस्ट है कम्प्लीटली फ्री मिल जाता है। आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया है तो भी और नहीं किया है तो भी मिल जाता है। ठीक है, नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप पोस्ट बेसिक की प्रिपरेशन एम्स की भी, चाहे एम्स से कर रहे हो, एम्स के लिए कर रहे हो या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट के लिए कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये क्लास रहने वाली है। चलिए वन बाय वन करके हम सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर 2025 का है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ लेबर कार्डियल मूवमेंट। यानी कि डिलीवरी के टाइम बेबी किस ऑर्डर में मूवमेंट करता है। आपको पता होगा कि पार्चुरेशन, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में डिलीवरी बोलते हैं, उस टाइम पे जो बेबी का मूवमेंट यूट्रस के थ्रू बाहर होता है सर्विकल कैनाल में, वो किस ऑर्डर में होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला इंगेजमेंट होता है, उसके बाद डेसेंट होता है, फ्लेक्शन होता है, इंटरनल रोटेशन होता है, रेस्टिट्यूशन होता है एंड लास्ट में एक्सटर्नल रोटेशन होता है। एंड जा करके कंप्लीट बेबी का पार्चुरेशन हो पाता है। यानी कि हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एंड अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टर्म फॉर अ सिचुएशन वेयर multiple fetal parts occupy the lower uterine segment simultaneously। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि वह कौन सी सिचुएशन है जहां पर मल्टीपल फीटल के पार्ट्स लोअर यूट्राइन सेगमेंट्स को एक साथ ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यानी कि जब एक साथ बेबी के दो पार्ट जैसे कि हेड या हैंड नीचे आ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलेंगे, ट्रांसवर्स लाई बोलेंगे, या कंपाउंड प्रेजेंटेशन बोलेंगे, या फेस प्रेजेंटेशन बोलेंगे? तो क्लियर होगा आपको कि ऐसी कंडीशन जब लोअर यूट्राइन लोकेशन पर दो या दो से अधिक बॉडी के बेबी के बॉडी के पार्ट जब लाई कर जाते हैं, आ जाते हैं, तो उसे हम कंपाउंड प्रेजेंटेशन बोला करते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिपीट होने के इस क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज चैडविक साइन इन प्रेगनेंसी। यानी कि प्रेगनेंसी में चैडविक साइन क्या होता है। अब देखो चैडविक साइन क्या होता है। चैडविक साइन में जो नॉर्मल वजाइना होती है, नॉर्मल सर्विक्स होती है,
इनका कलर प्रेगनेंसी में नॉर्मल टू ब्लूइश हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉर्मल टू ब्लूइश हो जाता है, यानी कि फीमेल की जो वजाइना है एंड सर्विक्स उसका कलर नीला पड़ने लगता है, और यही चैडविक का साइन है प्रेगनेंसी में। अब ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स बिल्कुल भी नहीं है, जो सर्विक्स है सॉफ्ट नहीं होती है कभी भी। सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट बिल्कुल भी नहीं, क्विकनिंग बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी, ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ द वजाइनल म्यूकोजा एंड सर्विक्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग लगता है पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग में इस क्वेश्चन के पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है 2026 में वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, और एग्जाम में आने के जो चांसेस हैं इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन कहता है कि अ प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट पेन, यानी कि एक महिला को अचानक से पेन होने लगा, like a tender woody abdomen and vaginal bleeding, the most likely diagnosis is। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि अचानक से एक महिला को पेट में दर्द होने लगा। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को दर्द होने लगा। यहाँ पे टेंडर का मतलब है बहुत ही टाइट या बहुत ही हार्ड पेट हो गया उसका, लकड़ी की तरह हो गया। और कौन सी जगह? एब्डोमेन और वजाइनल ब्लीडिंग भी उसको होने लगी। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे? क्या प्लासेंटल प्रीबिया बोलेंगे, अब्रप्टियो प्लासेंटे बोलेंगे, टॉपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे, यूट्राइन रप्चर बोलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्रप्टियो प्लासेंटे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी काफ़ी बार मोस्ट ऑफ द लाइकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मज़ेदार क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं भी कर पाते हैं। तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये होता है कि जो इम्प्लांटेशन है, क्या है? इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में ना हो करके यूट्रस के किसी अदर पार्ट एज लाइक फेलोपियन ट्यूब में हो जाए। कहाँ पर हो जाए? फेलोपियन ट्यूब में हो जाए इम्प्लांटेशन, उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द प्राइमरी मैनेजमेंट फॉर लेट डिसेलरेशन ऑब्जर्व्ड ऑन अ फीटल हार्ट रेट मॉनिटर इज। ये क्वेश्चन कहता है फीटल हार्ट मॉनिटर में लेट डिसेलरेशन दिखे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठीक है, समझे? चलो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोजिशनिंग द मदर इन साइड लाइंग पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ड्रग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द मैनेजिंग सीजर्स इन इक्लिप्सिया। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कहता है इक्लिप्सिया प्रेगनेंसी का एक सीजर है जिसका बेस्ट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के लिए ड्रग कौन सा है। यानी कि इक्लैम्सिया जो एक क्या है डिजीज है उसके लिए बेस्ट ड्रग कौन सा है ये पूछा गया। क्या है? डाइजीपाम है, फिनाइल्टोइन है, मैग्नीशियम सल्फेट है, या लोराजीपैम है? लोराजीपैम है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मैग्नीशियम सल्फेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राइट विच ड्रग के बारे में पूछा गया कि कौन सा बेस्ट ड्रग हो सकता है इक्लैम्सिया के बारे में। ठीक है, एंड अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द बिशप स्कोर इज यूज टू एक्सेस द रीडीनेस, यानी कि बाइशप स्कोर किस चीज को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या वो फीटल लंग मैच्योरिटी को, इंडक्शन ऑफ लेबर को, पोस्टमार्टम रिकवरी को, नियोनेटल रिफ्लेक्सेस को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है? इनमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी कि जो लेबर होता है उसके इंडक्शन के लिए बाइशप स्कोर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ कंडीशन वेयर द प्लासेंटा इज इम्प्लांटेड ओवर द इंटरनल ओएस। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का अगर हम मीनिंग जाने, क्वेश्चन कहता है जब प्लासेंटा सर्विक्स के ओपनिंग को कवर कर दे उसे क्या कहते हैं? समझे क्या? जब प्लासेंटा सर्विक्स की ओपनिंग को कवर कर दे उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है। 8 का क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन बी का प्लासेंटिया प्रेबिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। बहुत एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, ईजी है, थोड़ा सा याद रखने वाला है। क्वेश्चन कहता है द सब ऑसिपिटो प्रीमैग्नेटिक डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल मेजर्स, यानी कि फीटल स्कल का सबसे इंपॉर्टेंट डायमीटर डिलीवरी में कितना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा 9.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 9.5 सेंटीमीटर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि स्पिन बार्किट फिनोमेना इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच फेज, यानी कि स्पिन बार्किट जो फिनोमेना है वो किस कैरेक्टरिस्टिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब ऑप्शन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, एक मेंस्ट्रुअल फेज है, ओव्यूलेटरी फेज है, ल्यूटियल फेज है, स्टैमिक फेज है। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर का 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ल्यूटियल फेज। देखा, ल्यूटियल बी ओव्यूलेटरी फेज। कहा गया है कि स्पिन बार्किट फिनोमिना में किस फेज में देखा जा सकता है सर्विकल म्यूकस चेंज, यानी कि इस स्पिन बार्किट जो फिनोमिना है इसमें पूछा गया है कि इस फिनोमिना में हमारा जो सर्वाइकल म्यूकस चेंज है वो कौन से फेज में देखा जा सकता है। तो ओव्यूलेटरी फेज में, सर्वाइकल म्यूकस फेज में आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से पेडियाट्रिक नर्सिंग के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि विच नियोनेटल रिफ्लेक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन अबडक्शन एंड अडक्शन ऑफ लिम्स इन रिस्पॉन्स टू अ स्टार्टल। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कौन सा रिफ्लेक्स है जिसमें बच्चा अचानक डरकर हाथ फैलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि ऐसा कौन सा रिफ्लेक्स है जिसमें बच्चा डरकर अचानक से हाथ फैलाने लगता है। क्वेश्चन ऑप्शन ए है कि रूटिंग रिफ्लेक्स है, बाबिनिस्की रिफ्लेक्स है, मोरो रिफ्लेक्स है, टोनिक निक रिफ्लेक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा मोरो रिफ्लेक्स एक्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एंड इवन बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट फॉर अ ह्यूमन हेल्दी न्यूबॉर्न, यानी कि जो एक इन्फेंट होता है, कौन होता है? इन्फेंट होता है, उसका हेल्दी न्यूबॉर्न, जो भी एक हेल्दी न्यूबॉर्न है उसका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो जो न्यूबॉर्न होता है या इन्फेंट होता है उसका जो ब्रीदिंग रेट होता है 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। एंड अगर हम एक ह्यूमन एडल्ट की बात करें तो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक चलेंगे, 13 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ लाइफ इज हाईली सजेस्टिव ऑफ, यानी कि अगर बच्चा 48 घंटे तक स्टूल पास नहीं करे तो कौन सी डिजीज सस्पेक्ट हो सकती है। बहुत ही टफ थोड़ा सा क्वेश्चन माना जा सकता है इसको। पाइलरिक स्टेनोसिस, एंड यहाँ पे और भी जो ऑप्शन ऐसे करके दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्प्रंग डिजीज। एंड हम क्वेश्चन नंबर 14 पर मूव ऑन करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इन लास्ट इन अ 4 week old infant इज अ क्लासिक साइन ऑफ, क्या वो जर्ड का है,
जेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का है, डिओडिनल अट्रेसिया का है, या ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला का है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, छोटे बच्चे में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किस डिसीज का साइन है। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मतलब है एक ऐसी उल्टी जो तेज और उछल करके हो, एकदम अचानक से जब वो उल्टी करे तो उसके मुंह से जो भी वेस्ट मटेरियल अचानक से बाहर एक ऊपर जाकर के नीचे गिरे, बहुत अचानक से आगे बढ़े और उछल करके नीचे गिर जाए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो कोजेनाइटल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द रिकमेंडेड रूट एंड साइट फॉर MMR वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन इज। MMR वैक्सीन किस रूट और बॉडी पार्ट में दिया जाता है, क्या इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड होता है, सबक्यूटेनियस अपर आर्म में दिया जाता है, इंट्राडर्मल फोर आर्म में होता है, या इंट्रावेनस हैंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबक्यूटेनियस अपर आर्म में आपको ये MMR वैक्सीन दिया जाता है। मैं बता दूं इससे भी बढ़िया क्लासेस आपको मिलने वाली है हमारे बैच में, जो कि आपको वैभव सर यहाँ पे और शौर्य सर पढ़ाने वाले हैं, अगर आप पोस्ट बेसिक MSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अगर मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड फ्लैग इंडिकेटिंग डिलेड सोशल डेवलपमेंट एट 12 मंथ, यानी कि 12 महीने के बच्चे में कौन सा साइन सोशल डेवलपमेंट डिले को दिखाता है। सामाजिक जो डेवलपमेंट होता है बच्चों के अंदर, बोलना, चलना, खेलना, ये जो सामाजिक चेंजेस हैं, ठीक है, वो इसमें क्या करता है, डिले कैसे दिखता है। क्या वो नॉट वॉकिंग इंडिपेंडेंटली अगर बच्चा है, यानी कि अगर खुद से वो नहीं चल पा रहा है, तो क्या उसे हम सोशल डेवलपमेंट का डिले बोलेंगे, या एब्सेंस ऑफ सोशल स्माइल, यानी कि लोगों को देख करके अगर वो मुस्कुरा नहीं रहा है तब हम उसे बोलेंगे नॉट यूजिंग ए स्पून, यानी कि अगर वो चम्मच का इस्तेमाल खाते टाइम नहीं कर रहा है तब हम उसे बोलेंगे, या फिर सिर्फ 2 दांत होना है ये सोशल डेवलपमेंट का डिले कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा, देखो अब 12 महीने का बच्चा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपरली चल पाए, इंडिपेंडेंटली चल पाए खुद से, बिना अपनी मम्मी पापा भाई बहन किसी के साथ लिए, लेकिन अगर वो लोगों को देख करके भी स्माइल नहीं कर रहा है तो ये सोशल डेवलपमेंट का एक डिले माना जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाने वाला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंट्राओसस आयो एक्सिस इन अ पेडियाट्रिक इमरजेंसी इज, यानी क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इमरजेंसी में बच्चे को इंट्राओसस एक्सेस कहाँ सबसे पहले दिया जाता है। तो क्या वो स्टर्नम में दिया जाता है, प्रॉक्सिमल टिबिया में दिया जाता है, डिस्टल रेडियस में दिया जाता है, या क्लैविकल में दिया जाता है। आप देखेंगे प्रॉक्सिमल टिबिया में क्या दिया जाता है, इंट्राओसियस एक्सिस का दिया जाता है पेडियाट्रिक इमरजेंसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे अगर हम मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे फोटोथेरेपी इज यूज्ड टू नियोनेट्स टू ट्रीट जॉन्डिस बाय कन्वर्टिंग बिलिरुबिन इनटू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि फोटोथेरेपी में बिलिरुबिन को किस फॉर्म में बदला जाता है, यानी कि फोटोथेरेपी एक प्रोसेस है जिसमें बिलिरुबिन को हम किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उस फॉर्म का नाम क्या है, क्या वो बिलिबर्डिन है, लुमरिबिन है, वाटर सॉल्युबल आइसोमर है, या स्टरकोबिन है, हीमोग्लोबिन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ल्यूमिरुबिन है। क्या है, लुमिरुबिन है, जो कि एक वाटर सॉल्युबल आइसोमर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द रूल ऑफ नाइन्स फॉर अ चाइल्ड डिफर्स फ्रॉम एन एडल्ट प्राइमरली बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द, यानी कि बर्न कैलकुलेशन में बच्चे और एडल्ट में क्या फर्क होता है। रूल जो 9 होता है इसमें चाइल्ड और बच्चे में ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन में पूछा गया है रूल ऑफ 9 जो होता है ये एक बच्चे से और एक एडल्ट से कैसे डिफरेंट होता है,
क्या वो आर्म्स कर बेसिस पर होता है, लेग्स के बेसिस पर होता है, हेड के बेसिस पे होता है, या टॉर्सो के बेसिस पे होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हेड के बेसिस पर डिफरेंट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पर मूव करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट TOF इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि टेट्रालॉजी में फैलोट में कौन सा डिफेक्ट शामिल नहीं होता है। ध्यान रखना, एक्सेप्ट पूछा गया है कि टेट्रालॉजी फैलोट में कौन सा डिफेक्ट शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो है ये इसमें शामिल नहीं होता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, जो कि MSN का रहने वाला है, सेक्शन नंबर 3, और जिसके हम बहुत ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कहता है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद मल्टीपल माइलियोमा। क्वेश्चन कहता है कि मल्टीपल माइलियोमा में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉमन है? क्या हाइपोकैल्सेमिया है, हाइपरकैल्सेमिया है, हाइपोनेट्रेमिया है, हाइपर कैलीमिया है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइपर कैल्सीमिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एंड देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द मोस्ट कॉमन अर्ली क्लिनिकल साइन ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा इज, यानी कि क्वेश्चन कहता है कि किडनी का कैंसर सबसे पहले अर्ली सिम्टम क्या होता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को किडनी कैंसर होने वाला है, ठीक है, तो उसके सबसे पहले सिम्टम्स क्या नजर आएंगे? क्या वो पैल्पेबल फ्लैंक मास नजर आएंगे, वेट लॉस में उसे कमी देखने को मिलेगी, पेनफुल हेमेटोयूरिया होगा, यानी कि जो यूरिन होगी उसमें ब्लड आएगा और साथ ही साथ में पेन भी होगा, या फिर हाइपरटेंशन होगी उसको? तो आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि पेनफुल ने पेनलेस है, यानी कि पेनलेस हिमेटोयूरिया, यूरिन होगी उसे जिसमें ब्लड आएगा लेकिन पेनलेस होगा, उसमें दर्द नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 चलेंगे। बेक्स ट्रायड यानी कि हाइपोटेंशन, मफल्ड, हार्ड साउंड एंड जेबीडी क्या इंडिकेट करता है? यानी क्वेश्चन कहता है कि बेक्स ट्रायड की किस कंडीशन को इंडिकेट करता है? बेक्स ट्रायड किस कंडीशन को इंडिकेट करता है? क्या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को करता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को करता है, कार्डियक टैम्पोनेट को करता है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स को करता है? क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कार्डियक टैम्पोनेट हो जाने वाला है। एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 24, तो ये कहता है क्रिटिकल लेट साइन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम का लेट डेंजर साइन कौन सा है? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पेन और पैसिव स्ट्रेच, पल्सनेस, परिस्थेसिया, एडिमा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्सनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम HUS इज करेक्टराइज्ड बाय AKI थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एंड ये क्वेश्चन कहता है कि HUS हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम की थर्ड कंपोनेंट क्या है? यहाँ पे माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, हाइपर नेट्रेमिया एंड पॉलीसाइथेमिया। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। तो पहला ऑप्शन जो माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया है उसको हम राइट टिक करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय अ नॉर्मल PO2 बट सिग्निफिकेंटली लो SpO2, यानी कि किस कंडीशन में PO2 नॉर्मल होता है लेकिन SpO2 लो होता है? क्या COPD में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में होता है, ARDS में होता है, या फिर अस्थमा में होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है इन क्रॉनिक पैनक्रियाटिक द सीरम अमाइलेज लेवल इज ऑफन, क्या एक्सट्रीम हाई होता है, नॉर्मल और स्लाइटली लो होता है, मीजर्ड एवरी आवर, या नॉट रेलिवेंट होता है? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मल और स्लाइटली लो। एग्जाम्पल में 80 यूनिट्स कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है टॉरेसस साइन एंड स्पोक्स साइन आर इंडिकेटिव ऑफ। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है टॉरस एंड चोक्स
साइन किस डिफिशियंसी को दिखाते हैं? क्या हाइपरकैल्सीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपोकैलेमिया है, हाइपर नेट्रेमिया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 28 का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अ पेशेंट इन स्टेटस एपिलेप्टिकस इज, यानी कि ओरल, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। अब देखो, मेरी अगर आपने ऑलरेडी कभी क्लासेस की होंगी तो मैं जितने भी क्वेश्चंस कराता हूँ उनमें से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में जरूर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में स्टेटस एपिलिपेटिकस का ड्रग पूछा गया है, कौन सा होता है? इसे आपको कमेंट में हमें बताना है। कमेंट में आप लोग को लिखना है Q29 एंड उसके बाद जो करेक्ट आंसर होने वाला है उसको लिखना है। एंड हम लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि अ गैसोकोमा स्केल जीसीएस स्कोर ऑफ 3 इंडिकेट्स, यानी कि जीसीएस स्कोर 3 का क्या मतलब होता है? माइनर ब्रेन इंजरी, फुली अवेक, डीप कोमा, ब्रेन डेथ। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीप कोमा। अब आप देख सकते हो आगे भी यहाँ पर क्वेश्चन है जिन्हें हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। मे बी मैं कराऊँ, मे बी अदर टीचर कराए, बट आपके जो क्वेश्चन हैं उन्हें कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, और पार्ट 2 का वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पे नए थे अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब आई थिंक आपने कर लिया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको ये पीडीएफ कंप्लीटली मिल जाए और आप सारे 90 के 90 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाओ और 2026 में अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर पाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हेलो नर्सिंग गुरुकुल फैमिली के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे हो। तो हमने प्रीवियस क्लास में जो भी देखा था वो पार्ट सेकंड देखा था। जो भी एमएससी नर्सिंग के जो भी पीवाईक्यूज थे उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज अपन लास्ट एंड फाइनल पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो पार्ट स्टार्ट करने से पहले, जो भी आज की क्लास है वो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो हमारा नर्सिंग गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और जो नर्सिंग गुरुकुल चैनल है वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए बैच लॉन्च कर दिया है, ठीक है? एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए बैच लॉन्च कर दिया। तो अगर आप जो भी स्टूडेंट अगर बैच में से जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं और आपका भी सपना है गवर्नमेंट कॉलेज से, अच्छी कॉलेज से एमएससी नर्सिंग करना, पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना, तो आज ही हमारे नर्सिंग गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आज ही बैच परचेज कर सकते हैं और अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? और जो हमारे ये देखो बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो हमारे लास्ट ईयर में क्या किया है, टॉप किया है। ये तो सिर्फ एक टॉप रैंकर्स आने वाले, टॉप रैंक में आने वाले स्टूडेंट्स ही है, बाकी और स्टूडेंट तो अलग है। अगर आप भी चाहते हो कि एक अच्छी कॉलेज से आपको एमएससी नर्सिंग करना और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना और उसके साथ ही क्या करना, हमारे टॉपर्स बनना, तो आज ही क्या करें, नर्सिंग गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ क्या करना है, प्ले स्टोर से नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है? और जो भी हमारा आरंभ बैच है, इसके लिए आरंभ बैच एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या है, वही सेम आरंभ बैच अलग से है, ठीक है? तो अब इसमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, ये फीचर्स इसमें जो मिलेगा वो तो रहेगा रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है? टेस्ट सीरीज ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लग कर सको, ठीक है, कि कितना क्या आपने पढ़ा है और कैसे क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उस सब का पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी इसमें, जो भी बैच है। उसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, और टेलीग्राम आपको सपोर्ट मिलेगा। और प्रीवियस ईयर के जो जितने भी अदर स्टेट के जो भी पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, वो सब इस बैच के अंदर आपको क्या मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और ये इसमें जो फर्स्ट टेस्ट होगा वो सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा, फ्री रहेगा। चाहे आप अगर ये बैच ज्वाइन करो या मत करो, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आप अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द गोल्डन आवर इन ट्रोमा रेफर्स टू द फर्स्ट। मतलब अगर किसी पेशेंट को ट्रोमा है, ठीक है, इंजरी हो रखी है, तो उस टाइम पे गोल्डन हावर कौन सा कहलाएगा, ठीक है? फर्स्ट गोल्डन हावर कौन सा कहलाएगा,
तो वो या तो क्या 30 मिनट रहेगा, 60 मिनट रहेगा, 2 हॉवर्स रहेगा या 6 हॉवर्स रहेगा। तो गोल्डन हावर्स किसके अंदर, ट्रोमा के अंदर फर्स्टली किसको रेफर करेंगे, किस हावर को गोल्डन हावर के नाम से जानेंगे? तो क्या 30 मिनट को गोल्डन हावर्स के नाम से जानेंगे? क्या फर्स्ट 60 मिनट्स को गोल्डन हावर्स के नाम से जानेंगे? या 2 हॉवर्स को या 6 हॉवर को? तो जो इसका राइट आंसर जाने वाला है गोल्डन हावर को, वो क्या जाएगा इसका 60 मिनट क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है? अब बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर द लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग, मतलब ऐसा कौन-सा हार्मोन है जो किसके लिए, लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए क्या हो, रिस्पांसिबल हो? किस टाइम पे जब अपन ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, मतलब जब अगर मदर है वो क्या करवा रही हो, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो, तो उस टाइम पे कौन-सा हार्मोन रिस्पांसिबल है जिसमें क्या हो, लेट डाउन रिफ्लेक्स अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो। ठीक है? तो वो क्या प्रोलैक्टिन है या ऑक्सीटोसिन है, एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है? तो जो इसका राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा इसमें, ऑक्सीटोसिन जाएगा। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो किसका वर्क करता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन किसमें हेल्प करता है? मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। मिल्क इजेक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। अब जो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन कैसे मिल्क इजेक्शन में हेल्प करेगा और लेट डाउन रिफ्लेक्स कैसे काम करेगा? तो देखो, जैसे ही बेबी क्या करेगा, जो भी ब्रेस्ट है उसके निप्पल से क्या करेगा, सक करेगा। तो सकिंग से क्या जाएँगे, जो भी मैसेज है वो कहाँ तक जाएगा? ठीक है? ड्यूरिंग सक ड्यूरिंग सकिंग प्रोसेस। ठीक है? जब बेबी क्या करेगा, सक करेगा, तो उस टाइम पे जो भी मैसेज है वो कहाँ जाएँगे, ब्रेन के अंदर जाएँगे। ब्रेन में कहाँ जाएँगे, ट्रांसमिट हो गए पूरे क्या मैसेज, ठीक है? किस टाइम पे, जब बेबी क्या करेगा, सक करेगा। तो सकिंग करेगा, तो उस टाइम पे हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस क्या रिलीज़ करेगा? हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा ऑक्सीटोसिन को, ठीक है? ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है? मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। इसके साथ-साथ जो ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? किसका प्रोडक्शन करवाएगी? प्रोलैक्टिन हार्मोन का। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करवाएगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करवाएगा? किसका प्रोडक्शन करवाएगा? मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा। मिल्क प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो किसके द्वारा सीक्रेट हुआ है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या हुआ है? प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट हुआ है, और जो किसमें हेल्प करवाएगा? मिल्क प्रोडक्शन में। तो यहाँ कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा? यहाँ ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्ट करेगा। इसके आगे कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा? ऑक्सीटोसिन। किस टाइम पे? जब क्या रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा? लेट डाउन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा। क्या? लेट डाउन रिफ्लेक्स यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और लेट डाउन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा तो किसके लिए यहाँ पे कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन, जो क्या करवाएगा? मिल्क का क्या करवाएगा? इजेक्शन करवाएगा। मिल्क इजेक्शन करवाएगा तो बेबी को क्या मिलेगा? मिल्क मिलेगा। ये पूरी प्रोसेस क्या रहती है? लेट डाउन रिफ्लेक्स की। मतलब अगर बेबी माउथ के थ्रू निपल्स को क्या करेगा? सकिंग करेगा। सकिंग के द्वारा जो भी मैसेज होगा वो कहाँ जाएगा? ब्रेन के पास जाएगा। ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है उसके द्वारा क्या प्रोड्यूस होगा? ऑक्सीटोसिन। ठीक है? ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क इजेक्शन में हेल्प करवाता है। मिल्क इजेक्शन में हेल्प करवाता है, उसके साथ-साथ क्या होगी? जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या सीक्रेट होगा? जो भी प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करवाया जाएगा? सीक्रेट करवाया जाएगा। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। प्रोलैक्टिन हार्मोन का वर्क क्या है? क्या करवाना? मिल्क का प्रोडक्शन करवाना। मिल्क का प्रोडक्शन होगा, उस टाइम पे कौन-सा रिफ्लेक्स काम करेगा? लेट डाउन रिफ्लेक्स काम करेगा। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंस में। जैसे ही ऑक्सीटोसिन प्रेजेंस में काम करेगा लेट डाउन रिफ्लेक्स, उस टाइम पे क्या होगा? मिल्क का क्या होगा? इजेक्शन होगा। मिल्क इजेक्शन होगा तो बेबी को क्या मिलेगा? ब्रेस्ट मिल्क मिलेगा। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है यहाँ तक पूरी प्रोसेस? चलो, अपन चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपन चलते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए जीसीएस स्कोर ऑफ 15 इंडिकेट्स। ठीक है, जो जीसीएस स्कोर होगा वो किसको इंडिकेट करेगा? अगर जीसीएस स्कोर है, जो ग्लासगो कोमा स्केल का जो स्कोर है वो कितना हो, 15 हो, तो ये किसको इंडिकेट करेगा? क्या ये कोमा को करेगा, माइनर इंजरी को करेगा, फुली कॉन्शियस को करेगा, या ब्रेन डेथ को करेगा? अगर क्या है, ग्लासगो कोमा स्केल का स्कोर कितना है, 15 है, तो किसको इंडिकेट करेगा? तो जो इसका राइट आंसर जाएगा, तो वो राइट आंसर क्या जाएगा, फुली कॉन्शियसनेस को। तो फुली कॉन्शियसनेस को क्या करेगा यहाँ पे, जो भी स्कोर है ग्लासगो कोमा स्केल का जो भी 15 स्कोर है, वो किसको इंडिकेट करेगा, फुली कॉन्शियस को इंडिकेट करेगा। चलो जी, अब यहाँ तक क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस इज, मतलब जो सिफिलिस डिजीज कंडीशन है, ठीक है, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? क्या वो पेनिसिलिन जी है, एजिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, या सिप्रोफ्लोक्सासिन है? तो जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी किसके लिए, सिफिलिस के लिए, तो सिफिलिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या मानी जाएगी यहाँ पे, पेनिसिलिन जी मानी जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा इसमें, पेनिसिलिन जी जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है, किसकी कमी के कारण होता है? क्या बोल रहा है कि वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? क्या ये विटामिन बी 1 थायमिन की कमी से, विटामिन बी 12 की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या विटामिन डी की कमी से? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, वर्निक कोर्साकॉफ का सिंड्रोम का जो भी राइट आंसर जाएगा किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन बी 1 यानी थायमिन की कमी से होता है। ठीक है, तो विटामिन जो वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, मोस्टली कन्फ्यूजन पाया जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन पाया जाता है, और क्या होती है इसमें, विजन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, विजन प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये किन पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलता है, जो क्या करते हैं, एल्कोहल क्या करते हैं, कंटिन्यू कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उन पेशेंट में कौन सा सिंड्रोम पाया जाता है, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम यहाँ पे पाया जाता है, जो किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन बी 1 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी 1 का दूसरा नाम क्या है, थायमीन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, डिजोक्सिन शुड बी withheld if the heart rate is below। ठीक है, हार्ट रेट क्या हो, बिलो हो, तो डिजोक्सिन किस अगर हार्ट रेट किस रेंज में बिलो हो जाए, मतलब हार्ट रेट कितनी कम हो जाएगी, डिजोक्सिन क्या कर दी जाए, उस पे उस टाइम पे क्या कर दी जाए, होल्ड कर दी जाए। क्या वो 80 ब्रीथ पर मिनट पे, 70 ब्रीथ पर मिनट पे, 60 ब्रीथ पर मिनट पे, या 100 ब्रीथ पर मिनट पे? तो 80 बीट पर मिनट, 70 बीट पर मिनट, या 60 बीट पर मिनट, या 100 बीट पर मिनट? तो डिजोक्सिन कब अपन रोकेंगे, जब हार्ट रेट किससे नीचे बिलो चली जाए, नीचे चली जाए। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, 60 बीट पर मिनट इसका क्या जाएगा, इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपन। आई थिंक जितने क्वेश्चन बताएं वो सबको समझ में आ गए होंगे। चलो जी, अब बात करते हैं इसमें, द प्राइमरी साइट फॉर आईएम इंजेक्शन इन इन्फेंट इज। ठीक है, जो प्राइमरी साइट है किसके लिए, इन्फेंट के अंदर। ठीक है, और कौन सी साइट, आईएम इंजेक्शन की जो प्राइमरी साइट है वो क्या है? ठीक है, क्या वो डेल्टोइड है, या ग्लूटिस मसल है, या वास्टस लेटरलिस है, और वेंट्रोग्लूटिल है? तो प्राइमरी साइट क्या होगी किसकी, इन्फेंट की आईएम इंजेक्शन की, आईएम इंजेक्शन लगाने की जो प्राइमरी साइट होगी किसमें, इन्फेंट के अंदर, वो क्या होगी, डेल्टोइड मसल, ग्लूटोइड मसल, ग्लूटियल मसल, या वास्टस लेटरलिस मसल, या वेंट्रोग्लूटियल मसल? तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो क्या जाएगा, इसमें सी जाएगा, वास्टस लेटरलिस। तो प्राइमरी साइट क्या होगी आईएम इंजेक्शन की इन्फेंट के अंदर, वो होगी वास्टस लेटरलिस। तो वर्ल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चले, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इसका आंसर, कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या करना है आपको, यहाँ पे कमेंट करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो जल्दी जल्दी सभी क्या करना है, इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट कीजिए। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इज। ठीक है, जो एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर है वो कौन है? क्या वो लुइस पास्चर है, जोसेफ लिस्टर है, रॉबर्ट कोच है, या एडवर्ड जेनर है? तो जो इसका राइट आंसर जाने वाला है वो क्या जाएगा,
लुईस पास्चर, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोसेफ लिस्टर। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कौन है? जोसेफ लिस्टर है। चलो जी, क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नॉर्मल रेंज, किसकी नॉर्मल रेंज ऑफ सेंट्रल वीनस प्रेशर, सीवीपी की? तो सीवीपी की नॉर्मल रेंज क्या होती है? क्या वो 2 से 6 mmHg होती है, 5 से 10 mmHg होती है, 10 से 15 mmHg होती है, या 15 से 20 mmHg होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होता है नॉर्मल रेंज? वो होता है 2 से 6 mmHg होता है। चलो जी, अब नेक्स्ट बात करें अपन, विच नर्सिंग थ्योरी, विच नर्सिंग थ्योरी फोकसेस ऑन सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी? ऐसी कौन सी नर्सिंग थ्योरी है जो किस पे फोकस करे? सेल्फ केयर डेफिसिट पे क्या करे, यहाँ पे फोकस करे? क्या वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की है, क्या डोरथा ओरम की है? डोरथा ओरम की है, ठीक है, या जेन वर्टसन की है, या अमोजिन किंग की है? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर जाएगा किसके अंदर? सेल्फ केयर डेफिसिट के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डोरोथिया ओरम। ठीक है, जो डोरोथिया ओरम है वो क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा, जो किसकी, किसके द्वारा दिया गया? डोरोथा ओरम क्या दिया गया? सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी गई है। किसके द्वारा? डोरोथिया ओरम के द्वारा। अब नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल आरबीसी इज? ठीक है, जो लाइफ स्पान है किसका? रेड ब्लड सेल का, वो कितना है? क्या वो 80 डेज है, 100 डेज है, 120 डेज है, या 150 डेज है? तो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है? तो आरबीसी का लाइफ स्पान कितना माना जाएगा? आरबीसी का लाइफ स्पान यहाँ पे 120 डेज रहने वाला है। अगर चाइल्ड की बात करें, ठीक है, अगर चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड के अंदर, अगर एडल्ट की बात करें तो कितना हो गया? 120 डेज। अगर चाइल्ड का लाइफ स्पान पूछे आरबीसी का, तो कितना जाएगा यहाँ पे? 80 डेज यहाँ पे लाइफ स्पान रहने वाला है, किसका? चाइल्ड का। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपन। एंटीडोट, किसकी एंटीडोट फॉर एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग? ठीक है, जो एसिटामिनोफेन की पॉइजनिंग हो जाती है तो उस टाइम पे कौन सा एंटीडोट काम में लिया जाता है? क्या वो नेलोक्सोन है, एन एसिटाइल सिस्टीन है, फ्लूमाजेनिल है, या एट्रोपिन है? तो जो एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग का जो एंटीडोट रहेगा वो क्या रहने वाला है? एन एसिटाइल सिस्टीन यहाँ पे रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? एन एसिटाइल सिस्टीन। तो क्वेश्चन आए, एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर जाएगा एन एसिटाइल सिस्टीन यहाँ पे रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोसिस इज आल्सो नोन एज? क्या ये स्वेवेक, या हुंचबैक, या लेटरल कर्व, या एस कर्व? किस नाम से जाना जाता है हाइपोसिस? हाइपोसिस स्वेवेक के नाम से, हुंचबैक के नाम से, लेटरल कर्व के नाम से, या एस कर्व के नाम से? तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है हाइपोसिस का वो जाएगा हुंचबैक। हुंचबैक के नाम से यहाँ पे हाइपोसिस को जाना जाता है। तो जो हाइपोसिस है, ठीक है, जो अपर क्या हो, थोरेसिक स्पाइन हो, उसकी शेप किस प्रकार से हो जाएगी? इसकी इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, मतलब ज्यादा क्या इसमें कर्व आ जाएगा। ठीक है, जो अपर स्पाइन रहेगी उसमें क्या आ जाएगा? ज्यादा कर्व आ जाएगा। तो पेशेंट बिल्कुल कैसे हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे झुक जाएगा। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? hunchback बैक के नाम से जाना जाता है। अब बात करें यहाँ पे, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज? ठीक है, जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है इसमें? क्या ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, या ए बी नेगेटिव है? तो जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होगा वो क्या माना जाएगा, या क्या है? वो है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, अगर पूछ ले यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ओ नेगेटिव। और अगर पूछे यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप, तो ए बी पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी स्ट्रिक्टली
मॉनिटर्ड ड्यूरिंग डिजॉक्सिन थेरेपी। ऐसा कौन सी इलेक्ट्रोलाइट को अपन क्या करते हैं, अगर डिजॉक्सिन थेरेपी कंटिन्यू है तो उस टाइम पे कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको क्या कर लेंगे, स्ट्रिक्टली क्या करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे। तो कौन-सा है? क्या वो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है? ठीक है, तो क्या है? वो क्या है? पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? पोटेशियम। अगर डिजॉक्सिन थेरेपी चलती है पेशेंट को, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हाइपोकैलेमिया में हाइपोकैलिया में ज का कैलीमिया में जाने के चांसेस क्या रहते हैं पेशेंट के, बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या करते हैं अपन, जब ये डिजॉक्सिन थेरेपी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो कंटीन्यूअस क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे। तो अब बात करें द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रिफ इज, तो फर्स्ट स्टेज क्या है ग्रिफ की, वो है एंगर है, बार्गेनिंग है, डिनायल है या डिप्रेशन है। तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रिफ की, वो है डिनायल। ठीक है, अगर स्टेज पूछे ग्रिफ की तो वो कैसे याद कर सकते हैं अपन, वो याद कर सकते हैं डाबडा। ठीक है, डाबडा यानी डिनायल। ठीक है, ए यानी एंगर, बी यानी बार्गेनिंग। ठीक है, डी यानी डिप्रेशन और ए यानी एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज होगी ग्रिप की वो क्या मानी जाएगी, डिनायल मानी जाएगी। और स्टेज पूछे ग्रिप की तो किससे याद कर सकते हो, डाबडा के नाम से, डाबडा से याद कर सकते हो। डी यानी डिनायल, ए यानी एंगर, बी यानी बार्गेनिंग, डी यानी डिप्रेशन और ए यानी दूसरे का मतलब एक्सेप्टेंस। ठीक है, जो इसका राइट आंसर जाएगा तो क्या जाने वाला है यहाँ पे, वो क्या जाएगा यहाँ पे, डिनायल इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर, डिनाइल यहाँ पे रहने वाला है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करें अबगार स्कोर इज असेस्ड एट, अबगार स्कोर कब असेस करते हैं, क्या ये फर्स्ट एंड 5 मिनट पे असेस करते हैं, सेकंड 5 एंड 10 मिनट पे असेस करते हैं, 1 आवर पे असेस करते हैं या 24 आवर्स पे असेस करते हैं। तो अबगार स्कोर कब असेस करते हैं, जबकि मैंने ऑलरेडी अबगार स्कोर ऐप में क्या अच्छे से पढ़ा रखा है। तो अबगार स्कोर कब करेंगे अपन, फर्स्ट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ, फर्स्ट मिनट पे एंड फर्स्ट मिनट 1 मिनट होने के बाद, उसके बाद 5 मिनट पे क्या करेंगे, अबगार स्कोर यहाँ पे असेस करेंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्या आ गया होगा, जितने भी क्वेश्चंस बताएं समझ में आ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर कंसंट्रेशन की बात करें, क्या किसकी कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन इज, तो नॉर्मल सलाइन का कंसंट्रेशन क्या होता है, क्या वो 0.45% होता है, 0.9% होता है, 3% होता है या 5% होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा नॉर्मल सलाइन का कंसंट्रेशन कितना होता है, 0.9% होता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें अपन। एन यूरिया इज डिफाइंड एज यूरिन आउटपुट लेस देन। ठीक है, यूरिन आउटपुट कितने से कम होने पे एन यूरिया की कंडीशन अपने को देखने की मिलेगी। एन यूरिया, एन यानी एब्सेंस, यूरिया यानी यूरिन। ठीक है, किसके एब्सेंस, यूरिन की एब्सेंस। तो जो यूरिन आउटपुट है वो कितने से कम देखने पे मिले कि अपन उसको एन यूरिया की कंडीशन में रखें। तो क्या वो 100 ml पर डे होगा, 400 ml पर डे होगा, 500 ml पर डे होगा या 1000 ml पर डे होगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, वो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 100 ml पर डे। यहाँ पे क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायरेक्ट कॉम टेस्ट डिटेक्ट्स, मतलब जो कॉम टेस्ट है वो डायरेक्ट कॉम टेस्ट किसको डिटेक्ट करेगा, वो क्या करेगा, किसको करेगा, सीरम बिलिरुबिन को करेगा, एंटीबॉडीज ऑन आरबीसी सरफेस को करेगा, ब्लड टाइप को करेगा या आरएस फैक्टर को करेगा। तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है एंटीबॉडीज ऑन आरबीसी सरफेस। किसको डिटेक्ट करने के लिए, जो भी आरबीसी सरफेस के ऊपर जो भी एंटीबॉडीज पाई जाती है उनको क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट कोम्स टेस्ट किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एज वन हार्ट साउंड इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ, मतलब जो हार्ट साउंड का प्रोड्यूस होता है किसके क्लोजर मतलब बंद होने पे होता है,
क्या ये aortic वाल्व के क्लोज होने पे होता है? क्या ये एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के यानी मिट्रल या ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने पे होता है? पल्मोनरी वाल्व के क्लोज होने पे होता है या सेमिलुनर वाल्व के क्लोज होने पे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है इसमें? जो राइट आंसर जाएगा तो वो कब क्लोज होता है? मतलब कब प्रोड्यूस होता है एस वन हार्ट साउंड? ये प्रोड्यूस होता है एवी वाल्व, मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व यानी एवी वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जिसमें मिट्रल वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व इसके क्लोजर होने पे क्या होता है? एस वन हार्ट साउंड क्या होता है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को आई थिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? केस केस यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग हीट सेंसिटिव आइटम्स। ठीक है, जो भी ऐसी हीट सेंसिटिव आइटम्स है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए कौन सी गैस यूज में ली जाती है? क्या वो ऑक्सीजन होती है, एथाइलिन ऑक्साइड होती है, CO2 होती है या नाइट्रोजन होती है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, ठीक है, वो क्या जाएगा? मतलब जो हीट सेंसिटिव आइटम्स है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एथाइलिन ऑक्साइड गैस का क्या किया जाता है यहाँ पे यूज किया जाता है। चलो जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लोचिया रुब्रा लास्ट फोर। मतलब जो लोचिया रुब्रा होता है वो कितने टाइम के लिए रहता है? लास्ट कब तक रहता है? क्या ये 1 to 4 डेज के लिए रहता है, 5 to 9 डेज के लिए रहता है, 10 to 14 डेज के लिए रहता है या 1 मंथ के लिए रहता है? तो मैं बता दूं लोचिया रुब्रा क्या होता है। लोचिया रुब्रा की बात करें अपन, लोचिया रुब्रा क्या है? ये जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसके लायक उसके जैसा क्या है यहाँ पे ब्लड है। ठीक है, ब्लड है। ठीक है, कैसा होता है ये? वही थिक होता है। अब लोचिया रुब्रा क्या होता है? आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी क्या होता है? आफ्टर डिलीवरी 1 to 4 डेज तक, 1 to 4 डेज तक क्या होता है यहाँ पे? वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वेजाइनल डिस्चार्ज। ये लोचे रुब्रा जो ब्लड होता है वो आफ्टर डिलीवरी 1 से 4 दिन तक वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जो किसके थ्रू किसके जैसे होता है? सेम एज जो भी मेंस्ट्रुएशन पीरियड का जो ब्लड होता है उसके सेम एज होता है। तो जो किसके लिए होता है? जो भी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होती है उसके लिए क्या होता है? लोचे रुब्रा होता है जो वेजाइनल डिस्चार्ज है। ठीक है, ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड के जैसा क्या है? यहाँ पे थिक ब्लड है। ठीक है, और ये कब तक होता है? 1 to 4 डेज के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर क्या जाएगा? ऑलरेडी मैंने बता दिया कब तक होता है, 1 to 4 डेज के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 1 to 4 डेज यहाँ पे क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब जो जो SGD3 है, SDG3 स्टैंड फॉर, मतलब SDG3 का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, जेंडर इक्वलिटी प्रोवाइड करवाना, या गुड हेल्थ एंड वेलबींग प्रोवाइड करवाना, या जीरो हंगर? तो SDG3 का राइट आंसर क्या जाने वाला है? वो जाने वाला है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, तो क्या जाएगा इसमें? राइट आंसर जाएगा SDG3 स्टैंड फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो क्या करता है? कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर को कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है? क्या भाई ये सेरेब्रम करता है, सेरेबेलम करता है, हाइपोथैलेमस करता है, या जी पॉन्स करता है? तो क्या करेगा? इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है? टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट यूज में होता है? तो वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो क्या राइट आंसर क्या जाएगा? हाइपोथैलेमस राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बात करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू पाइप कलर इन BMW इज फोर। ठीक है, जो ब्लू पाइप है जो BMW के अंदर ब्लू पाइप कलर है वो किसके लिए होता है? BMW के अंदर क्या ये प्लास्टिक के लिए होता है, ग्लास वेयर्स के लिए होता है, शार्प के लिए होता है, तो एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए? लास्ट अपने जो लास्ट पार्ट देखा था, सेकंड पार्ट देखा था QIQs का, उसमें BMW का मैंने शॉर्ट क्या किया था? रिव्यू करवाया था। तो उसमें ब्लू किसके लिए बताया था? क्या ये प्लास्टिक के लिए बताया था या ग्लासवेयर के लिए, शार्प जो भी इंस्ट्रूमेंट उसके लिए, या एनाटॉमिकल वेस्ट? तो इसका जो राइट आंसर क्या बताया था मैंने? राइट आंसर बताया मैंने
वो बताया ग्लासवेयर, ठीक है। जैसे एम्पूल हो गया, वायल हो गई, ये किसके अंदर जाएँगे? ट्यूब के अंदर जाएँगे। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें अपन, द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो रही है, तो उस टाइम पे एंटीडोट कौन-सा काम में लेंगे? क्या वो कैल्शियम ग्लूकोनेट होगा, विटामिन के होगा, प्रोटामिन सल्फेट होगा या नैलोक्सोन होगा? तो जो इसका राइट आंसर जाने वाला है वो क्या जाएगा? जो एंटीडोट होगा मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए, एंटीडोट जो भी काम में लिया जाता है वो क्या लिया जाएगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो राइट आंसर क्या जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या रहेगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, कुशमोल ब्रीथिंग इज सीन इज। इसमें कुशमोल ब्रीथिंग देखने को मिलता है। क्या ये अस्थमा में, या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट में, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में, या सीओपीडी वाले पेशेंट में? तो कुशामोल ब्रीथिंग होता क्या है? सबसे पहले तो कुशामोल ब्रीथिंग क्या होती है? इसमें क्या होती है? रैपिड ब्रीथिंग देखने को मिलती है। रैपिड ब्रीथिंग किसके द्वारा देखने को मिलेगी? क्या ये अस्थमा के द्वारा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के द्वारा, हार्ट फेलियर के द्वारा, या सीओपीडी के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है, वो क्या जाने वाला है? वो जाने वाला है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। राइट आंसर क्या रहेगा? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यहाँ पे क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टारगेट ऑर्गन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डिजीज कंडीशन है, वो किस ऑर्गन को टारगेट करती है या किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है? तो इसके लिए जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का टारगेटेड ऑर्गन क्या रहने वाला है इसमें? क्या लीवर रहने वाला है, ग्लोमेरुलस किडनी रहने वाला है, हार्ट रहने वाला है, या लंग्स रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा इसमें? ग्लोमेरुलस किडनी। ठीक है, जो टारगेट ऑर्गन रहेगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का वो क्या रहेगा? ग्लोमेरुलस किडनी यहाँ पे रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन रिसर्च। जो रिसर्च है उसके अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट, डाटा की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ठीक है, तो रिसर्च के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट क्या? वेरिएबल है, डेटम है, हाइपोथेसिस है, या थ्योरी है? तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है रिसर्च की, ठीक है, डाटा की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है रिसर्च के अंदर वो क्या रहती है? डेटम रहती है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? डेटम राइट आंसर जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पायलट स्टडी इज ए। तो पायलट स्टडी क्या है? क्या ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, या फिजिबिलिटी स्टडी है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, या केस स्टडी है? तो जो पायलट स्टडी होगी वो क्या होगी? पायलट स्टडी होगी, फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पे देखने को मिलेगी जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, रैंडम सैम्पलिंग सैम्पलिंग एंड सोर्स। तो रैंडम सैम्पलिंग किसको इंश्योर करती है? क्या ये बायस को इंश्योर करती है, या जो भी एवरी एलिमेंट है वो क्या हो? इक्वल इक्वल होने के चांसेस हो, ठीक है, फिक्स्ड रिजल्ट हो, या स्मॉल सैंपल साइज हो? तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है, क्या रैंडम सैम्पलिंग क्या इंश्योर करती है? एवरी एलिमेंट हैज एन इक्वल चांस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नॉर्मल पीएच की बात करें ब्लड के अंदर, तो नॉर्मल पीएच कितनी होती है ब्लड की? क्या ये 7.0 टू 7.2 होती है, 7.35 टू 7.45 होती है, या 7.5 टू 7.6 होती है, या 6.8 टू 7.0 होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो नॉर्मल पीएच होगा ब्लड का, वो क्या देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलता है 7.35 टू 7.45, जो क्या है? ब्लड का नॉर्मल पीएच माना जाता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड वाया। तो जो विटामिन डी होता है वो किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है? क्या ये आईआर रेज के द्वारा, यूवी रेज के द्वारा, एक्सरे रेज के द्वारा, या गामा रेज के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि विटामिन डी किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है? तो जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है इसमें यूवी रेज के द्वारा। किसके द्वारा? जो रहेगा आंसर वो यूवी रेज के द्वारा इसमें राइट आंसर रहने वाला है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात बोल रहा है कि एंजाइना पेक्टोरिस इज ड्यू टू। जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो किसके द्वारा होता है? क्या लंग इन्फेक्शन के द्वारा होगा, या मायोकार्डियल इस्चीमिया के द्वारा देखने को मिलेगा, या मसल स्ट्रेन के द्वारा, या नर्व पेन के द्वारा? तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है?
एंजाइना पेक्टोरिस का मीन होता है चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन किसके द्वारा होगा? लंग इन्फेक्शन के द्वारा? बिल्कुल नहीं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इस्चीमिया? जी हाँ। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मायोकार्डियल इस्चीमिया यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ओरकाइटिस है, ओरकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ, ठीक है? ओरकाइटिस किसका इन्फ्लेमेशन है? ठीक है? ओरकाइटिस किसका इन्फ्लेमेशन है? क्या ये ओवेरी का इन्फ्लेमेशन है, टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन है, किडनीज का इन्फ्लेमेशन है या लीवर का इन्फ्लेमेशन है? तो जो इसका राइट आंसर जाने वाला है वो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे टेस्टिस। तो ओरकाइटिस किसका इन्फ्लेमेशन रहने वाला है? ओरकाइटिस किसका इन्फ्लेमेशन होता है? तो और इन्फ्लेमेशन होगा किसका? टेस्टिस का। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जी जो मेंटॉक्स टेस्ट है रिगार्डिंग इज टेकन आफ्टर, जो रीडिंग है वो कब ली जाती है? जब मेंटॉक्स टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, जो किसके लिए होता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो इसकी रीडिंग कब ली जाती है? क्या ये 24 आवर्स के बाद ली जाती है या 48 टू 72 आवर्स तक के बीच में की रेंज तक ली जाती है? 1 वीक में ली जाती है, इमीडिएट ली जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेंटॉक्स टेस्ट है जो रीडिंग होगी वो कब ली जाएगी? 48 टू 72 आवर्स तक के बाद यहाँ पे ली जाएगी। फिर बात करें अपन की जो पोजीशन होती है रेक्टल एग्जामिनेशन की, ठीक है, पोजीशन फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन, क्या वो लिथोटोमी होती है, सिम्प्स लेटरल पोजीशन होती है, फाउलर पोजीशन होती है, सुपाइन पोजीशन? अगर रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे कौन सी पोजीशन अपने को देनी है? ठीक है, तो क्या लिथोटोमी होगी या सिम्प्स लेटरल पोजीशन, फाउलर पोजीशन या सुपाइन पोजीशन? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे? राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे सिम्स लेटरल पोजीशन यहाँ पे रहने वाला है। चलो लास्ट जो पीवाईक्यू सीरीज है जो 2025 का जो भी एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द नर्सिंग थ्योरी एनवायरमेंटल थ्योरी वाज गिवन बाय, ठीक है, जो भी एनवायरमेंटल थ्योरी थी, ठीक है, वो किसके द्वारा दी गई? ये डोरोथिया ओरम के द्वारा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा या सिस्टर कैलिस्टा रॉय के द्वारा या मार्था रॉबर्ट्स के द्वारा? तो जो इसका राइट आंसर है एनवायरमेंटल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? वो दी गई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। आई थिंक जो भी तीनों पार्ट में जो भी क्वेश्चंस करवाए गए आई थिंक सबको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आगे भी बहुत सारी ऐसी सीरीज आती रहेगी एमसीक्यू सीरीज, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और अगर आपको हमारे बैच से जुड़ना है, जो आरंभ बैच है किसके लिए? आरंभ बैच है एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और वही दूसरा आरंभ बैच है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आज ही हमारे जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए उसको उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन लीजिए और कैसे कोर्स परचेज करना है उसकी पूरी जानकारी लीजिए। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड कीजिए और आरंभ बैच से जुड़ के अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में क्या कीजिए, एडमिशन लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और थैंक यू। हेलो नर्सिंग गुरुकुल के प्यारे प्यारे धुरंधरों, कैसे हो सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नर्सिंग गुरुकुल चैनल है वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की तैयारी करवा रहा है, और आपका भी सपना है गवर्नमेंट कॉलेज से एमएससी नर्सिंग करना, पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना। तो आज ही जुड़े हमारे नर्सिंग गुरुकुल यूट्यूब चैनल से, और जिन भी स्टूडेंट को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी हमारा चैनल है, ठीक है, जो प्ले स्टोर से आप उस पर जो नर्सिंग गुरुकुल का ऐप है उसको डाउनलोड करके जो भी बैच है, ठीक है, जो आरंभ बैच है एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और वही आरंभ बैच अलग से दिया गया है इसके लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। तो अगर आपका भी सपना गवर्नमेंट कॉलेज से एमएससी नर्सिंग करना और पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है, तो आज ही क्या कर सकते हो, आप प्ले स्टोर से नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो, सुनिश्चित कर सकते हो। और देखो हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या है टॉपर्स रहे हुए हैं लास्ट ईयर में, ठीक है, ये तो टॉप रैंकर्स है, ठीक है, बाकी और स्टूडेंट तो अलग है, ठीक है। अगर आप भी इनके जगह आना चाहते हो तो आज ही हमारे जो भी नर्सिंग गुरुकुल ऐप है उसको डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन जरूर कीजिए, ठीक है। और आपको देखो कोर्स में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। कोर्स में जो फीचर्स मिलेंगे उसमें आपको मिलेगा
जो भी रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है? रिकॉर्डेड क्लास आपको क्या मिलेगी इसमें? रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी और उसके साथ ही क्या मिलेगी? मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे, ठीक है? आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसी एक बैच के अंदर मिल जाएगा आपको। मॉडल पेपर्स, नोट्स, जो रिकॉर्डेड क्लासेस जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, उसकी सभी क्या रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है और जो आपको पढ़ाया गया है, उन सब के नोट्स मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है और मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम सपोर्ट भी मिलने वाला है और प्रीवियस ईयर के पेपर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। जितने भी स्टेट हुए हैं, ठीक है, चाहे एम्स हो, हरियाणा हो, आरएचएस हो, उन सब में स्टेट में क्या मिलने वाले हैं यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलने वाले हैं और जो फर्स्ट टेस्ट होगा वो सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या रहने वाला है यहाँ पे फ्री रहने वाला है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आज ही क्या कर सकते हो, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में जो पार्ट लास्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, जिसमें अपन ने एम्स के पीवाईक्यूज जो सर ने अच्छे से एक्सप्लेन करवाए थे, उसी के साथ अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो इसमें 30 तक जो सर ने करवा दिया था, आगे का क्वेश्चन में जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और तो चलिए फर्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, विच ईसीजी चेंज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोकैलेमिया। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर पेशेंट हाइपोकैलेमिया से सफर कर रहा है तो उसमें अगर ईसीजी करवाएंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या पीक टी वेव्स देखने को मिलेगी, प्रेजेंस ऑफ यूवी वेव्स देखने को मिलेगी, या एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा, या शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा तो वो क्या जाएगा, प्रेजेंस ऑफ यू वेव्स। मतलब अगर कोई पेशेंट हाइपोकैलेमिया से सफर कर रहा है और उसकी ईसीजी करवाएंगे तो ईसीजी करवाएंगे तो उस टाइम पे क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, वो चेंजेस देखने को मिलेगा अपने को इसमें प्रेजेंस देखने को मिलेगी। किसकी प्रेजेंस देखने को मिलेगी, इसमें जो यू वेव्स है उसकी क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी मैनेजमेंट फॉर स्टेबल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया विथ ए पल्स इज। मतलब जो प्राइमरी मैनेजमेंट है किसका, स्टेबल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का, तो वो क्या प्राइमरी मैनेजमेंट रहने वाला है। क्या इसका डिफिब्रिलेशन रहने वाला है, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन रहने वाला है, या वेगल मैनवर्स, या सीपीआर। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जो स्टेबल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है उसका जो प्राइमरी मैनेजमेंट है वो क्या रहता है, इसमें सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन देखने को मिलता है, जो इसका क्या है, इसका प्राइमरी मैनेजमेंट है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है कि बटरफ्लाई रेसेस ऑन द फेस इज ए डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर डायग्नोसिस करवा रहे हैं तो डायग्नोस्टिक फीचर कौन से देखने को मिलेगा, कौन किसके अंदर बटरफ्लाई रेस कौन से डिजीज कंडीशन में देखने को मिलेगा फेस के अंदर। तो वो कौन सा है, क्या ये सोरियासिस है, सिस्टेमेटिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस है, जिसे अपन एसएलई भी बोलते हैं, ठीक है। अगर एसएलई भी लिखा आ सकता है या फुल फॉर्म भी लिखा आ सकता है, सिस्टेमेटिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। और स्क्लेरोडर्मा है या एक्जिमा है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, यानी बटरफ्लाई रेसेस किसके अंदर देखने को मिलते हैं फेस के ऊपर, वो देखने को मिलते हैं अपने को सिस्टेमेटिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस के ऊपर देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अपना कि द प्राइमरी इंट्रासेलुलर केशन इज, जो प्राइमरी इंट्रासेलुलर केशन होता है वो क्या होता है। क्या वो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, या मैग्नीशियम होता है। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा, जो कि प्राइमरी इंट्रासेलुलर केशन माना जाता है, वो क्या होगा, इसमें पोटेशियम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पोटेशियम देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट बात करें कि एबीजी एनालिसिस। अगर एबीजी किसी पेशेंट के लिए एबीजी एनालिसिस करवा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अगर पीएच का वैल्यू कितनी हो, 7.25 हो, ठीक है, और पीएसीओ2 वो कितना है, 55 mmHg है, और एससीओ3 वो कितना है, 24 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर है। तो ये किसको इंडिकेट करेगा, क्या ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस को, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस को, या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को इंडिकेट करेगा। तो ये किसको इंडिकेट करेगा, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा, इसमें जो राइट आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलें।
कि विच क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द गैग रिफ्लेक्स। तो ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? गैग रिफ्लेक्स के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। क्रेनियल नर्व फिफ्थ, क्रेनियल नर्व सेवंथ, या क्रेनियल नर्व 9 एंड 10, या क्रेनियल नर्व 12। तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा क्रेनियल नर्व 9 एंड 10 जाने वाला है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए बात करें, तो करंट जेली स्टूल आर ए क्लासिक फाइंडिंग इन। तो करंट जेली स्टूल किसका क्लासिक फाइंडिंग है? मतलब ऐसा कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जिसके अंदर करंट जेली स्टूल पाया जाता है? क्या वो पाइलोरी स्टेनोसिस में पाया जाएगा, या इंटरसेप्शन में पाया जाएगा, अपेंडिसाइटिस में पाया जाएगा, या हर्निया के अंदर पाया जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा इंटरसेप्शन। अगर करंट जेली स्टूल की बात करें, तो करंट जेली स्टूल क्या किसे बोलते हैं? किसको बोलेंगे करंट जेली स्टूल? तो करंट जेली स्टूल बोलेंगे ऐसा स्टूल जिसके अंदर क्या पाया जाए? ब्लड। ब्लड के साथ साथ क्या पाया जाए यहाँ पे? म्यूकस पाया जाए, जिसको अपन क्या बोलते हैं? करंट जेली स्टूल बोलते हैं। तो करंट जेली स्टूल किसका क्लासिक फाइंडिंग है? यह है इंटरसेप्शन का। ठीक है, इंटरसेप्शन का क्या है? इसका क्लासिक फाइंडिंग है। चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जो एंटीडोट है किसका? हिपेरिन की ओवरडोज का। अगर किसी पेशेंट को हिपेरिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं और हिपेरिन एडमिनिस्टर करते टाइम क्या हो, इसकी ओवरडोज हो जाए, ठीक है, तो इसका ओवरडोज को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कौन से एंटीडोट अपन को काम में लेना है? क्या ये विटामिन कैसे रिड्यूस होगा ओवरडोज? या प्रोटामिन सल्फेट से रिड्यूस होगा, या नेलोक्सोन से, या एसिटाइलसिस्टीन से? तो जो इसका राइट आंसर जाने वाला है, ठीक है, वो राइट आंसर क्या होगा? जो हिपेरिन होगा, हिपेरिन की ओवरडोज का जो भी एंटीडोट होगा वो क्या होगा? प्रोटामिन सल्फेट होगा। तो किसके द्वारा हिपेरिन का ओवरडोज कम किया जा सकता है? वो कम किया जा सकता है प्रोटामिन सल्फेट के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलें तो बात करें कि मून फेस, ठीक है, मून फेस और बफेलो हम्प, बफेलो हम्प आर सीन इन। तो मतलब इससे कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर क्या पाया जाए? मून फेस भी पाया जाए और उसके साथ साथ क्या पाया जाए? बफेलो हम्प भी पाया जाए। तो ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसमें मून फेस के साथ साथ बफेलो हम्प भी पाया जाता है? क्या ये एडिशन डिजीज है, फ्यूसिंग सिंड्रोम है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, या फियोक्रोमायोसाइटोमा है? फियोक्रोमोसाइटोमा है, ठीक है। तो किसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा इसमें? ठीक है, मून फेस और बफेलो हम्प इसमें देखने को मिलता है अपने को, फ्यूसिंग सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि आफ्टर ए मॉडिफाइड मास्टेक्टोमी, ठीक है, मॉडिफाइड मास्टेक्टोमी, विच फाइंडिंग इन द ड्रेन इज मोस्ट कंसर्निंग? ठीक है, अगर मास्टेक्टोमी हुई है, मॉडिफाइड मास्टेक्टोमी करवाई है, उसके बाद ऐसा कौन सा ड्रेन मोस्ट कंसर्निंग है जो सबसे फाइंडिंग के अंदर क्या रहता है, अच्छे से क्या कर सके, उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सके उस ड्रेन के अंदर? ठीक है, तो क्या वो सीरस फ्लूइड है, या सैंग्विनस ब्राइट रेड ड्रेनेज है, या सीरोसा वीनस फ्लूइड है, या मिनिमल आउटपुट है? तो जो इसका राइट आंसर जाने वाला है वो क्या जाएगा इसके अंदर? जो भी मॉडिफाइड मास्टेक्टोमी में जो भी ड्रेन मोस्ट कंसर्निंग रहता है वो कौन सा रहता है? सैंग्विनस ब्राइट रेड ड्रेनेज रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो, यहाँ तक जो 10 क्वेश्चन थे आपको, ठीक है, वो अच्छे से वो समझ में आ गए होंगे, उनके आंसर भी आपको पता चल गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करें, इसमें कुछ साइकेट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बात करें इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ द सिजोफ्रेनिया? तो जो भी सिजोफ्रेनिया है, जो सिजोफ्रेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर है, उसका नेगेटिव सिम्टम्स कौन सा है इनमें से? तो क्या हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन है, सोशल विड्रॉल है, या डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है? तो जो इसका राइट आंसर जाने वाला है वो क्या जाने वाला है? इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है इसमें सोशल विड्रॉल। ठीक है, इसमें दो सिम्टम्स आते हैं, एक तो सिजोफ्रेनिया में अलग अलग क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट तो देखो, फर्स्ट तो 4A सिम्टम्स हो गए, 4A सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। फिर सेकंड कौन से आते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? पॉजिटिव सिम्टम्स देखने को मिलता है। अब जो 4A साइन है, ठीक है, वो 4A साइन कौन कौन से हैं?
अफेक्टिव डिस्टर्बेंस रहने वाला है, ठीक है, ऑटिस्टिक थिंकिंग और एम्बिवेलेंस, और फोर्थ कौन सा है अपने को, एसोसिएटिव लूजनेस रहने वाला है, ठीक है, जो क्या है, 4 सिम्टम्स है, जो किसके द्वारा दिए गए थे, यूजिन ब्ल्यूअर के द्वारा दिए गए थे। और जो सिजोफ्रेनिया है वो भी किसके द्वारा दिया गया था, सिजोफ्रेनिया 2 वर्ड से मिलके बना है, फर्स्ट सिजो और सेकंड दूसरा फ्रेनिया। सिजो का मतलब क्या होता है, स्प्लिट, और फ्रेनिया का मेन क्या होता है, माइंड, ठीक है, स्प्लिट इन माइंड, किसके अंदर स्प्लिट होना, माइंड के अंदर क्या होना, स्प्लिट होना, यानी क्या होना, डिस्टर्बेंस होना, किसके अंदर, माइंड से रिलेटेड, ठीक है। तो जो वर्ड सिजोफ्रेनिया था वो किसके द्वारा दिया गया, सिजोफ्रेनिया वर्ड दिया गया किसके द्वारा, यूजिन ब्ल्यूअर के द्वारा। कब दिया गया, 1908 के अंदर। और अगर आप ये डिटेल से जानना चाहते हो तो आप आज ही हमारा जो नर्सिंग गुरुकुल का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके जो हमारे आरंभ बैच है वो वहां से क्या कर सकते हो, आप बाय कर सकते हो, कोर्स को परचेज कर सकते हो। और जो डिटेल से जानना, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं अपन, जो भी टीचर्स सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको क्या कर सकते हो, अच्छे से जान सकते हो। और क्या कर सकते हो, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज, जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज से आपको क्या करना है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है और एमएससी नर्सिंग करना है, वो क्या कर सकते हो, आप इजीली करेक्ट कर सकते हो और अच्छी कॉलेज में एक अच्छी सीट पा सकते हो। तो इसमें जो नेगेटिव सिम्टम है, नेगेटिव सिम्टम्स कौन सा रहने वाला है इसके अंदर, सोशल विड्रॉल रहने वाला है। और पॉजिटिव सिम्टम्स है जिसमें कौन कौन से है, हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन है और डिसऑर्गेनाइज स्पीच है। अब नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूड स्टेबलाइजर इज कंसिडर्ड सेफेस्ट फॉर यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऐसी कौन सी मूड स्टेबलाइजर ड्रग है जो किसके लिए सेफ है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो, अगर एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो मूड स्टेबलाइजर ड्रग क्या हो, उस फीमेल के लिए क्या हो, सेफ हो। उस जो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बेबी ग्रो कर रहा है मदर के वूम में, उसके लिए क्या हो, सेफ हो, और मदर के लिए भी क्या हो, सेफ हो। तो वो कौन सी है, क्या वो लिथियम है, वोल्पेरोट है और लेमोट्रिग्रीन है या कार्बामाजेपिन है। तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो क्या जाने वाला है, लेमोट्रिजीन जाने वाला है इसका, ठीक है। तो जो मूड स्टेबलाइजर ड्रग है जो किसके लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या हो, सबसे सेफेस्ट हो, ठीक है, सेफ मानी जाती हो, वो कौन सा है, लेमोट्रिगिन है, जो क्या है, लेमोट्रिगिन है। चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया जो भी क्वेश्चंस थे। तो अब नेक्स्ट बात करें इसमें 43 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ए चाइल्ड बिकम्स इरिटेबल एंड विड्रोज फ्रॉम द फैमिली आफ्टर ए डेथ। मतलब एक चाइल्ड क्या हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, ठीक है, इरिटेट होने स्टार्ट हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, विड्रोल सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, किसको लेकर, फैमिली को लेकर। क्यों, आफ्टर किसके बाद, आफ्टर ए डेथ, मतलब अगर किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाए तो उसमें उस चाइल्ड के अंदर आफ्टर जो भी फैमिली मेंबर की डेथ होने के बाद जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि विड्रोल सिम्टम्स हो गए, फैमिली मेंबर्स को लेकर विड्रोल सिम्टम्स आना, ठीक है, इरिटेट होना, तो ये किसके, दिस इज द पार्ट ऑफ विच क्राइसिस स्टेज। तो ये किस क्राइसिस स्टेज के पार्ट है, क्या डिनाइल के हैं, एंगर के हैं, डिप्रेशन के या एक्सेप्टेंस के हैं। तो जो इसका राइट आंसर जाने वाला है वो क्या जाने वाला है इसमें, डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन या एक्सेप्टेंस। तो जो इसका राइट आंसर जाने वाला है वो क्या जाने वाला है इसमें, डिप्रेशन इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो मतलब अगर किसी बेबी जो भी चाइल्ड है उसके फैमिली मेंबर की किसी की डेथ हो जाए, डेथ होने के बाद और उसमें फैमिली मेंबर से रिलेटेड कोई विड्रॉल सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाए, पेशेंट क्या हो, इरिटेट होने स्टार्ट हो जाए, तो उस क्राइसिस स्टेज का कौन सा पार्ट माना जाएगा, वो डिप्रेशन वाला पार्ट माना जाएगा। क्लियर यहाँ तक ये क्वेश्चन। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, द वैक्सीन वाइल मॉनिटर, जिसे वीवीएम के नाम से जाना जाता है, इज यूज प्राइमरली टू डिटेक्ट। मतलब जो वीवीएम है वो किस लिए यूज की जाती है, किसको डिटेक्ट करने के लिए प्राइमरली यूज रहता है, ठीक है। तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर, वीवीएम, वी यानी वैक्सीन और वी यानी वाइल एंड एम यानी मॉनिटर, ठीक है। तो ये जो वैक्सीन होती है, आपने हॉस्पिटल ड्यूरिंग बीएससी नर्सिंग आपने क्या किया, क्लिनिकल पोस्टिंग के टाइम पे क्या किए, वैक्सीन एडमिनिस्टर की, जैसे पोलियो वैक्सीन हो सकती है, ठीक है। तो पोलियो पोलियो वैक्सीन थी, तो पोलियो वैक्सीन की जो वायल थी, जैसे मान लीजिए पोलियो वैक्सीन की वायल है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या था, एक मॉनिटर लगाया हुआ था जिसके ऊपर व्हाइट, ठीक है, ब्लैक और ब्लू, ठीक है, ये क्या आता था, कलर आता था, ठीक है। तो ये किसको इंडिकेट करती थी, क्या ये एक्सपायरी डेट को इंडिकेट करती थी, या एक्सपोजर टू हीट को इंडिकेट करती थी, या बैक्टीरियल कंटामिनेशन को, या पोटेंसी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब ये किसको इंडिकेट करती थी कि ये
अपन क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ में ले सकते हैं या यूज़ में नहीं ले सकते। तो एक्सपायरी डेट से तो इससे कोई रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि एक्सपायरी डेट तो ऑलरेडी उसपे वैक्सीन पे लिखी हुई आती है, ठीक है? और जो वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? एक्सपोज़र टू हीट को डिटेक्ट करने के लिए। मतलब जो भी इसका टेम्परेचर है, अगर उसको यूज़ करते हैं तो उसको किससे, कैरियर बैग से क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? तो कैरियर बैग से बाहर निकालते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो भी हीट है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसके एक्सपोज़र में आ जाती है। एक्सपोज़र में आएगी तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है? कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जो भी वैक्सीन वायल मॉनिटर है, ठीक है, वीवीएम है, उसपे जो भी ब्लू कलर है वो कैसा हो जाएगा, डार्क ब्लू हो जाएगा। तो उस टाइम पे ये क्या इंडिकेट करती है कि अपन उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है? तो किसको इंडिकेट करेगी, किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है वैक्सीन वायल मॉनिटर? ये यूज़ किया जाता है एक्सपोज़र टू हीट। जो भी हीट है उसको एक्सपोज़र, मतलब हीट को, जो भी एक्सपोज़र होता है, वैक्सीन किसके एक्सपोज़र में होने से, हीट के एक्सपोज़र होने से अपन क्या नहीं ले सकते, उसको यूज़ में नहीं ले सकते। तो इस कारण से क्या करते हैं, वैक्सीन वायल मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लक्ष्य इनिशिएटिव एम्स एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ, मतलब जो लक्ष्य, ठीक है, जो भी लक्ष्य योजना है वो क्यों चलाई गई और इसका एम क्या है, ठीक है? ये किसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए चलाया गया है और इसका गोल क्या है? तो नेक्स्ट देखो, इसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, लेबर रूम्स एंड मैटरनिटी ओटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, या स्कूल हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, या न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जो लक्ष्य इनिशिएटिव है या लक्ष्य अभियान है, ठीक है? तो ये क्यों चलाया गया है? किसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए चलाया गया है? क्या ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, या लेबर रूम एंड मैटरनिटी ओटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, स्कूल हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, या न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है, तो वो राइट आंसर क्या जाएगा इसमें? लेबर रूम एंड मैटरनिटी ओटीज़, यहाँ पे क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है? मतलब जो भी लेबर रूम है और मैटरनिटी ओटीज़ है, जहाँ पे क्या करवाई जाती है, सर्जिकल डिलीवरीज़, जो एलएसटीएस करवाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ठीक है? और लेबर रूम के अंदर वेजाइनल डिलीवरी की करवाई जाती है। उन सब की क्वालिटीज़ को क्या करना, इम्प्रूव करना, ठीक है? उन सब का क्या है, ये लक्ष्य इनिशिएटिव का क्या है, प्राइमरी गोल है, ठीक है? इनको क्या करना, अचीव करना, इसका क्या है, क्वालिटी जो भी इम्प्रूव है, ठीक है? जो भी लेबर रूम और मैटरनिटी ओटीज़ है, उनकी क्वालिटी को क्या करना, यहाँ पे इम्प्रूव करना। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, लेबर रूम एंड मैटरनिटी ओटीज़ यहाँ पे रहने वाला है। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइस वाटर स्टूल आर ए डायग्नोस्टिक फीचर हो, मतलब अगर किसी पेशेंट में राइस वाटर स्टूल आ रहा है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, किसका डायग्नोस्टिक फीचर रहने वाला है? तो ये क्या, ये टाइफाइड टाइफाइड कंडीशन का रहने वाला है, कोलेरा का, डिसेंट्री का, या गियार्डियासिस का? तो जो इसका राइट आंसर जाने वाला है, मतलब जिसमें राइस वाटर स्टूल पाया जाता है, वो किस में पाया जाएगा? कोलेरा के अंदर क्या पाया जाएगा, राइस वाटर स्टूल यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलो जी, आई थिंक यहाँ पे जो राइस वाटर स्टूल वाला क्वेश्चन था वो समझ में आ गया होगा। लक्ष्य वाला क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि लक्ष्य ऐसा क्वेश्चन है जो ओबीजी में भी पूछा जाता है, क्योंकि ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो भी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो भी लक्ष्य इनिशिएटिव है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू वर्क कर रहा है, और ये क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार भी पूछ ले किसी न किसी स्टेट के अंदर, चाहे वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो या एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो। तो चलो नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी किसको जाना जाता है, मतलब फादर किस, एपिडेमियोलॉजी की फादर कौन है? क्या वो लुईस पास्चर है, जॉन स्नो है, रॉबर्ट कोच है, या जोसेफ लिस्टर है? तो जो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी है वो किसको बोलते हैं अपन, जो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी है वो है जॉन स्नो। इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तो इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो बीएमडब्ल्यू यानी जिसको क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, या तो बीएमडब्ल्यू लिखा हुआ आ सकता है, या बायोमेडिकल फुल फॉर्म भी दी जा सकती है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर एनाटॉमिकल वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन विच कलर बैग, मतलब ऐसा कौन सा कलर बैग है जिसके अंदर क्या हो, जो भी एनाटॉमिकल वेस्ट क्या हो, डिस्पोज हो। तो या रेड है, येलो है, ब्लू है, या व्हाइट है? तो जो इसका राइट आंसर जाने वाला है वो क्या जाएगा इसके अंदर, येलो जाएगा। तो
बायोमेडिकल वेस्ट में कितने कलर कोड होते हैं? एक तो कौन-सा होता है? एक रेड होता है, दूसरा सेकंड कौन-सा होता है? येलो होता है, थर्ड कौन-सा होता है? ब्लू होता है, फोर्थ कौन-सा होता है? व्हाइट होता है और एक एक्स्ट्रा और होता है जिसमें क्या रहते हैं? रेफर्स रहते हैं। रेफर रहते हैं जिसमें जैसे जो भी सिरिंज है उसका रेफर हो, ठीक है? कोई वाइल का रेफर हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे रहता है जो क्या है? ब्लैक ब्लैक कलर है। जो आर है यानी रेड है। रेड कलर कोड के अंदर जो रेड बैग है, उसके अंदर कौन से जाएँगे? जिसमें ड्रेसिंग ड्रेसिंग वेस्ट, ठीक है? ड्रेसिंग वेस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्या रहने वाला है इसमें? जो भी बीटी बीटी बैग है यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बैग है, ठीक है? और जो भी आईवी ट्यूब्स है, आईवी बॉटल्स है, वो यहाँ पे क्या रहने वाली है? इसके अंदर डिस्पोज़ करते हैं। येलो के अंदर एनाटॉमिकल वेस्ट आ ही गया, ठीक है? अब ब्लू की बात करें, तो ब्लू के अंदर क्या रहता है इसमें? ग्लासेस रहते हैं। ग्लासेस जैसे वायल हो गया, एम्पूल हो गया, ठीक है? वो क्या रहता है इसके अंदर ब्लू के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करें किसके अंदर? व्हाइट की, तो व्हाइट में क्या रहता है? शार्प रहता है, शार्प ऑब्जेक्ट रहते हैं। शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नीडल हो सकता है, ब्लेड हो सकता है, ठीक है? और बात करें अपन ब्लैक की, ब्लैक में क्या रहता है इसमें? रेपर्स रहते हैं, ठीक है? कौन से रेपर्स? जो भी जो भी पॉलीथीन वगैरह है, जो सिरिंज के जो भी रेफर है, ठीक है? जिसमें सिरिंज आती है, ठीक है? वो रेफर्स इसमें किसमें डिस्पोज़ होते हैं? ब्लैक कलर के कोडेड के अंदर ब्लैक कलर जो बैग है उसके अंदर क्या रहता है इसमें डिस्पोज़ होते हैं। आई थिंक यहाँ तक बीएमडब्ल्यू वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करें कोप्लिक स्पॉट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कोप्लिक स्पॉट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच डिजीज़ मतलब जो कोप्लिक स्पॉट है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी ऐसी कौन-सी डिजीज़ है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है? या तो रूबेला के अंदर, मीज़ल्स का या मम्प्स का या जो चिकन पॉक्स है या किसका कोप्लिक स्पॉट रहने वाला है? ठीक है, जो भी जिसके अंदर ऐसी कौन-सी डिजीज़ है जिसके अंदर क्या वो पाया जाता है? कोप्लिक स्पॉट पाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा मतलब ऐसी डिजीज़ कंडीशन जिसमें कोप्लिक स्पॉट पाया जाता है तो वो डिजीज़ कंडीशन कौन-सी देखने को मिलती है यहाँ पे? मीज़ल्स यहाँ पे देखने को मिलती है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस सेशन का, तो वो रहने वाला है कि द स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन इन ए वायल इज़ ठीक है? जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है इंसुलिन वायल के अंदर, ठीक है? इंसुलिन की वो कितनी रहती है? क्या वो 40 यूनिट पर एमएल रहती है, 100 यूनिट पर एमएल रहती है या 500 यूनिट पर एमएल रहती है या बोथ ए या बी? या बोथ ए या बी दोनों में से ए या बी दोनों रहती है। तो जो इसका राइट आंसर जाता है वो कितना क्या जाता है? ये 100 यूनिट पर एमएल रहती है। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन इंसुलिन की इंसुलिन वायल के अंदर कितनी रहती है? 100 यूनिट पर एमएल रहती है। आई थिंक ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, ठीक है? और आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर करना कि आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है? और आपके लिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस क्या है एचडब्ल्यू के तौर पे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, जिनको आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है उनके आंसर्स, ठीक है? ठीक है? तो जो सबसे पहले आंसर करेगा, ठीक है? उसका क्या करेंगे इसमें कल की क्लास में जो भी आने वाला नेक्स्ट क्लास है उसमें क्या करेंगे नाम अनाउंस करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट बात करें एडवांस नर्सिंग टॉपिक्स के जो 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं द गोल्डन हावर इन ट्रॉमा रेफर्स टू द फर्स्ट ठीक है? तो गोल्डन हावर क्या है? जो भी गोल्डन हावर है किसके अंदर? ट्रॉमा के अंदर जो फर्स्टली किसको रेफर करते हैं? गोल्डन हावर कौन सा है? तो इसका आंसर देखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 51 और 52 वाले क्वेश्चन आपको क्या करना है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्या करना है कमेंट करना है उनके आंसर और विच आंसर हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग तो ऐसा कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो भी लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है उस टाइम पे कौन सा हार्मोन है प्रोलेक्टिन हार्मोन है ऑक्सीटोसिन है एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन है ठीक है तो इन दोनों क्वेश्चंस के क्या करना है अपने को जो भी कमेंट सेक्शन में है उनके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ठीक है मैं कल देखूंगा कि कौन-कौन से स्टूडेंट ने सही से आंसर जो भी सही आंसर है वो कमेंट किया है, ठीक है? तो और जो ये पीडीएफ पाना चाहते हो तो जो हमारा वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक क्या क्या की जाएगी प्रोवाइड करवाई दी जाएगी, ठीक है? तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक से क्या कर सकते हो आप दोनों जॉइन कर सकते हो। और अगर हमारे प्रॉब्लम आ रही है किसमें बेच खरीदने में तो हमारे जो भी हेल्पलाइन नंबर दी गई है उस पे आप कॉल करके पूरी डिटेल जान सकते हो ठीक है और अगर बेच लेने से या और कुछ भी आपको क्वेरीज है तो आप क्या कर सकते हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो तो आज के लिए बस इतना ही आज का सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करना बस
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।